हेलो एवरीवन, जिसे हम सोल्व करते हैं एनिमल हस्बेंड्री टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसका पार्ट नंबर 3 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, या फिर आई बटन पर आपको सभी पार्ट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टैटूइंग क्या होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कई बार ये टैटूइंग होती क्या है, तो जल्दी से बताएंगे टैटूइंग होती क्या है। एक तरीका पशु की पहचान करने का होता है, एक तरीका पशु को बेहोश करने का होता है, फिर एक बीमारी का नाम होता है, या फिर एक पक्षी का नाम होता है। अर्थात टैटूइंग होता क्या है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करिए कि टैटूइंग होता क्या है। एक तरीका पशु की पहचान करने का, एक तरीका पशु को बेहोश करने का, एक बीमारी का नाम होता है, या फिर एक पक्षी का नाम होता है टैटूइंग। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो यहाँ अगर बात की है टैटूइंग, तो आपने पढ़ा होगा यहाँ कई बार देखा होगा कि जो ब्रांडिंग होती है, टैटूइंग होती है और नोचिंग होती है, ये सभी क्या होती है यहाँ पशु को पहचान करने के मेथड होते हैं। क्या होते हैं यहाँ अगर बात की टैटूइंग, तो टैटूइंग क्या होती है, एक तरीका पशु की पहचान करने का। अर्थात फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भैंस की सूरती, ठीक है, भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान है, अर्थात जो नेटिव प्लेस होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे नेटिव प्लेस क्या होता है सूरती नस्ल का। तो जल्दी से बताएंगे कि भैंस की यहाँ सूरती नस्ल है, तो इसका नेटिव प्लेस कौन सा है, मूल स्थान कौन सा होता है। राजस्थान होता है, गुजरात होता है, हरियाणा होता है, फिर महाराष्ट्र होता है। जल्दी से बताएंगे, और नाम से स्पेल्ट हो रहा है ये, तो जल्दी से बताएंगे ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कि भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान अर्थात जो नेटिव प्लेस है ये कौन सा होता है। राजस्थान होता है, गुजरात होता है, हरियाणा होता है, फिर महाराष्ट्र होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर बात की भैंस की जो सूरती नस्ल है, ठीक है, नाम से इस पर रहा है, जैसे कि हमने अभी बताया था कि नाम से इस पर रहा है, अर्थात यहाँ सूरत। ठीक है, सूरती से आपको याद रखना है सूरत, और सूरत कहाँ पर पड़ता है यार, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट आपको कैसे याद रखना है कि सूरती नस्ल कहाँ की है यार, सूरत की है, और सूरत कहाँ पर स्थित है यार, हाँ ये उस स्थित है गुजरात में। अर्थात राइट आंसर कौन सा है, इसका नेटिव प्लेस कौन सा है, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस जनित रोग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछे नहीं है, इसका आपको वैसे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर पूछा गया है वायरस जनित रोग नहीं है। तो पहले आप ऑप्शन से लिए चेचक नहीं है, अतिसार नहीं है, रानीखेत नहीं है, फिर निमोनिया नहीं है। जल्दी से बताएंगे ये राइट आंसर कौन सा है, अर्थात इनमें से कौन सा रोग वायरस के द्वारा नहीं फैलता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे चेचक होता है, अतिसार होता है, रानीखेत होता है, फिर निमोनिया होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी। यार हाँ, यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा आप कमेंट करते हो, ये मेरे बताने की बात करते हो, लेकिन यार उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इतना जितना हो सके जितना फास्ट कोशिश किया करो रिप्लाई देने की। ठीक है, उसी में आपका बेनिफिट है, नहीं तो आपका कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर मैं बता रहा हूँ उसके बाद में आप कमेंट करो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है यार, इससे प्रैक्टिस नहीं होगी। इसलिए इतना कोशिश करो यार कि मैं बताने से पहले आप राइट आंसर दे दो। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है यहाँ वायरस जनित रोग नहीं है, तो कौन सा नहीं होता है, आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। जिसने भी कमेंट किया है बी, उसका राइट आंसर है। क्योंकि अगर बात करते हैं चेचक, ठीक है, तो चेचक और रानीखेत तो आपको पता होगा यहाँ ये दोनों किसके द्वारा फैलते हैं, वायरस के द्वारा फैलते हैं। लेकिन अगर बात किया है निमोनिया, ठीक है, निमोनिया में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो निमोनिया होता है, ठीक है, ये सामान्यतः यहाँ बैक्टीरिया और वायरस दोनों के द्वारा ही होता है। ठीक है, यहाँ इसलिए यहाँ इसको राइट आंसर नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर बात करें निमोनिया, तो निमोनिया यहाँ बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है और वायरस के द्वारा भी होता है, इसलिए यहाँ कि इसको राइट आंसर नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर बात करते हैं अतिसार, तो ये अतिसार किसके द्वारा फैलता है यार रखें, ये होता है बैक्टीरिया जनित रोग। कौन सा होता है यहाँ अतिसार, जिसे यार हैजा रोग भी बोला है। ठीक है, हैजा के नाम से भी जाना सा है। तो हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया जनित रोग होता है। अर्थात राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा है विसंक्रमण के लिए, यार हाँ विसंक्रमण के लिए निम्न में से सामान्यतः कौन सी चीज़ काम में लेते हैं, अर्थात किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो जल्दी सुनाएंगे विसंक्रमण के लिए। ठीक है, वर्ड को जरूर ध्यान रखा, विसंक्रमण के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। विसंक्रमण मतलब संक्रमण को फैलने से रोकना। ठीक है, विसंक्रमण मतलब संक्रमण को फैलने से रोकना। तो जल्दी सुनाएंगे किसका प्रयोग कैसा है, अक्सुजल का प्रयोग कैसा है, आयोडीन टिंचर का प्रयोग कैसा है, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग कैसा है, फिर आयोडेक्स का प्रयोग कैसा है। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, अक्सुजल का प्रयोग कैसा है, आयोडीन के टिंचर का प्रयोग कैसा है, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग कैसा है, फिर आयोडेक्स का प्रयोग कैसा है। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए। तो आपको पता होगा अगर बात किया जाए संक्रमण को रोकने के लिए, तो ऑप्शन से आपको पता चल गया होगा कौन सा है राइट आंसर यहाँ आयोडीन टिंचर, अर्थात टिंचर आयोडीन। ठीक है, जो संक्रमण है तो इसको फैलने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टिंचर आयोडीन का प्रयोग करते हैं, या फिर आयोडीन का टिंचर, या फिर जिसे आप बोल सकते हो टिंचर आयोडीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टिंचर आयोडीन का प्रयोग कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बछड़े का रोग है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है बछड़े का रोग, इसको जरूर ध्यान रखना। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बछड़े का रोग कौन सा होता है। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए कि थैलेरियोसिस होता है, मेस्टाइटिस होता है, एसिडोसिस होता है, फिर ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जल्दी सुनाएंगे बछड़े का कौन सा रोग है, निम्नलिखित में से बछड़े का कौन सा रोग होता है। थैलेरियोसिस होता है, मेस्टाइटिस होता है, एसिडोसिस होता है, फिर ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जल्दी सुनाएंगे बछड़े का रोग कौन सा है निम्न में से। कुछ यहाँ पर आपको नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है बछड़े का रोग तो कौन सा होता है। राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। तो जिसने भी यहाँ डी ऑप्शन दिया है उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात कीजिए बछड़े की तो बछड़े का रोग कौन सा होता है, यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस होता है। कौन सा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और अगर बात करते हैं किससे संबंधित होता है तो ये होता है यार कैल्शियम से संबंधित। किससे संबंधित होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, इसलिए यहाँ कैल्शियम से संबंधित होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हे मेकिंग एक विधि है। ठीक है, हे मेकिंग क्या होती है अर्थात किसका मेथड होता है ये आपको बताना है। तो हे मेकिंग, ठीक है, चावल की हरी अवस्था परिरक्षण करने का एक मेथड होता है, गेहूं की चारे का परिरक्षण करने का एक मेथड होता है, हरे चारे का परिरक्षण का एक मेथड होता है, फिर दालों का परिरक्षण का एक मेथड होता है। अर्थात हे मेकिंग होता क्या है ये आपको बताना है। तो पहले आप ऑप्शन दे लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि हे मेकिंग होता क्या है। चावल का हरी अवस्था में परीक्षण होता है, गेहूं की चारे का परिरक्षण होता है, हरे चारे का परिरक्षण होता है, फिर दालों का परिरक्षण होता है। चलिए सुनाएंगे राइट आंसर क्या होगा। कि चावल का हरी अवस्था में परीक्षण करना होता है हे मेकिंग, गेहूं का चारे के परीक्षण किया जाता है, फिर हरी चारे का परीक्षण होता है, फिर दालों का परीक्षण होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लियर कर लीजिए कि अगर बात किया है हे मेकिंग तो आपने पढ़ा होगा यार एक तो होता है हे, एक होता है साइलेज, और ये दोनों ही क्या होते हैं यार। अगर आपसे पूछता है हे और साइलेज होते क्या हैं तो ये दोनों ही क्या होते हैं यार, हरे चारे के परिरक्षण अवस्था होती है। ठीक है, हे और साइलेज क्या होती है, ये दोनों ही क्या होती है, हरे अवस्था जो हरा चारा होता है तो इनको परिरक्षण करने का मेथड होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। हे और साइलेज दोनों ही क्या होते हैं, हरे चारे के परिरक्षण के एक मेथड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध होता है, जैसे कि हमने अभी बताया था। जल्दी से बताएंगे ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध किससे होता है। कैल्शियम से होता है, फास्फोरस से होता है, मैग्नीशियम से होता है, फिर सल्फर से होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है कि ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध किससे होता है। कैल्शियम से होता है, फास्फोरस से होता है, मैग्नीशियम से होता है, फिर सल्फर से होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से जब समझा करो कि यहाँ पर आपसे ऑस्टियोपोरोसिस जिसके बारे में हमने अभी बताया था तो किससे होता है। अगर बात किया ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस सबसे पहले तो किस में होता है, अभी हमने बताया था बछड़े में होता है। ठीक है, बछड़े से संबंधित रोग कौन सा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और अगर बात की जाए ऑस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध किस विटामिन यानी कौन से न्यूट्रिएंट्स से होता है तो कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। कौन सा होता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया ग्रास टेटेनी रोग होता है। ठीक है, किसकी कमी से होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे ग्रास टेटेनी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है कि किससे संबंधित होता है। मैग्नीशियम से होता है, कैल्शियम की अधिकता से होता है, सल्फर की कमी से होता है, फिर क्रूड रेशो की कमी से होता है। जल्दी से बताएंगे कि ग्रास टेटेनी रोग क्यों होता है, किसकी कमी से होता है। मैग्नीशियम कमी से होता है, कैल्शियम की अधिकता से होता है, सल्फर की कमी से होता है, फिर क्रूड रेशो की कमी से होता है। जल्दी से बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करिए ए बी सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट करिए कि ग्रास टेटेनी रोग। तो यहाँ अगर बात करें ग्रास टेटेनी की, ठीक है, तो ग्रास टेटेनी मतलब हाइपो मैग्नीशियम भी बोल सकते हो इसे। ठीक है, हाइपो मैग्नीशियम भी आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि मैग्नीशियम कमी से होता है। ठीक है, अगर बात की ग्रास टेटेनी तो यहाँ ग्रास टेटेनी किससे होता है, यहाँ ये होता है मैग्नीशियम की कमी से। ठीक है, जब जो पशु होते हैं ये मैग्नीशियम से रहित चारा का अधिक शोषण करते हैं, अधिक जो पोषण करते हैं, तो उससे क्या होता है यहाँ ग्रास टेटेनी रोग हो जाता है। अर्थात यहाँ मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, और मैग्नीशियम की कमी होने से क्या होता है, ग्रास टेटेनी रोग हो जाता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है सर्रा बीमारी है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अभी एग्जाम हुई थी रिसेंटली, उसी में पूछा गया था सर्रा किसकी बीमारी होती है। सुअर की होती है, मुर्गी की होती है, ऊँट की होती है, फिर कुत्ते की होती है। जल्दी से राइट आंसर कौन सा है कि सर्रा किसकी बीमारी होती है। सुअर की होती है, मुर्गी की होती है, ऊँट की होती है, फिर कुत्ते की होती है। जल्दी से राइट आंसर कौन सा है। तो यार हाँ अगर बात की है सर्रा, तो सर्रा किसकी होती है यार, हाँ ऊँट की होती है। किसकी होती है, ऊँट की होती है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सिरोही किस पशु की नस्ल है। तो ये भी जल्दी से बता दीजिए सिरोही किसकी नस्ल होती है। जल्दी से बताएंगे कि सिरोही किसकी ब्रीड होती है, ये आपको बताना है कि गाय होती है, भैंस की होती है, भेड़ की होती है, फिर बकरी की होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है कि सिरोही किसकी नस्ल होती है, किसकी ब्रीड होती है। गाय की होती है, भैंस की होती है, भेड़ की होती है, फिर बकरी की होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। सिरोही की अगर बात की है, ठीक है, अगर बात की है सिरोही की तो सिरोही किसकी होती है, बकरी की होती है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि अगर बात की है सिरोही तो सिरोही किसकी ब्रीड होती है यार, हाँ ये होती है बकरी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे ब्राउजिंग। तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही सोल्व किया है, तो इसलिए ये गलत आपका नहीं होना चाहिए कि ब्राउजिंग किसकी क्रिया होती है।
तो जल्दी से बताएंगे घोड़े की होती है, भेड़ की होती है, गाय की होती है, फिर बकरी की होती है। जल्दी से बताएंगे कि ब्राउजिंग किसकी क्रिया होती है, घोड़े की होती है, भेड़ की होती है, गाय की होती है, फिर बकरी की होती है। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है कि ब्राउजिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ब्राउजिंग होती क्या है। तो इसे आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हो, चुटाई करना। ठीक है, डायरेक्ट आप समझ सकते हो चुटाई करना। और चुटाई करना किस फसल से संबंधित होता है आपको पता होगा, चुटाई करना अर्थात निपिंग भी जिसे बोला जाता है। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर बात की जाए ब्राउजिंग तो ये क्या होती है, एक तरह की छुटाई की क्रिया ही होती है। और वो किससे संबंधित होती है, ये होती है बकरी से। किससे संबंधित होती है यार, अगर बात की जाए ब्राउजिंग तो ब्राउजिंग किससे संबंधित होती है, ये होती है बकरी से। और इसे आप लाइक एज ए चुटाई के समझ सकते हो कि जो निपिंग में की जाती है जो चुटाई, उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछेगा ब्राउजिंग होती क्या है। ठीक है, तो ब्राउजिंग किसका संबंध होता है या फिर किससे संबंधित होती है, बकरी से संबंधित होती है। ओके, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ज़रा ऋतु अनुसार बच्चा देने की क्रिया किसमें होती है, अर्थात जो सीजनल। ठीक है, जो सीजनल के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सीजनल जो प्रसव क्रिया होती है ये किसमें होती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से ऋतु अनुसार जो बच्चा देने की क्रिया है ये किससे संबंधित होती है, गाय से होती है, भैंस में होती है, भेड़ में होती है, फिर बकरी में होती है। जल्दी से पाएंगे सीजनल। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया सीजनल की जो सर्विंग होती है, जो भी क्रिया होती है उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से पाएंगे किस में होती है, गाय में होती है, भैंस में होती है, भेड़ में होती है, फिर बकरी में होती है। जल्दी से पाएंगे किससे संबंधित होती है, सीजनल। तो यहाँ अगर बात करें ऋतु अनुसार बच्चे देने की क्रिया, तो इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि अगर आपसे ऋतु अनुसार बच्चे देने की क्रिया तो इसका संबंध होता है भेड़ से। किससे संबंधित होता है यार, हाँ भेड़ से होता है। ओके, सीजनल जो सर्विंग क्रिया होती है ये किस में होती है, भेड़ में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है छिपी हुई गर्मी। अब ये भी आपको पता होना चाहिए यार, हाँ जल्दी से बताएंगे छिपी हुई गर्मी किस में पाई जाती है। जल्दी से बताएंगे कि छिपी हुई गर्मी किस में पाई जाती है, बकरी में होती है, भेड़ में होती है, भैंस में होती है, फिर गाय में होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट करिए कि छिपी हुई गर्मी किस में पाई जाती है, बकरी, भेड़, भैंस या फिर गाय। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा है। तो यार अगर बात की जाए छिपी हुई गर्मी तो ये पाई जाती है भैंस में। किस में पाई जाती है, बकरियों में पाई जाती है। ठीक है यार, हाँ छिपी हुई गर्मी ये पाई जाती है भैंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे भैंस की जो आर्टिफिशियल वेजाइन होती है, ठीक है, उसके टेम्परेचर के बारे में यहाँ पर आप पूछा गया है। तो जल्दी से भैंस में जो कृत्रिम योनि होती है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, उसका तापमान कितना होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल जो वेजाइन होते हैं आपने पढ़ा होगा कि आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन किया जाता है उसके लिए क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेजाइना को तैयार करते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर आप पूछा गया है जो आर्टिफिशियल वेजाइना होता है तो इसका टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, फिर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। जल्दी से आएंगे ये जो आर्टिफिशियल वेजाइन होता है तो इसका जो टेम्परेचर होता है ये कितना होता है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, 39 होता है, 45 होता है, फिर 32 होता है। जल्दी से आएंगे राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर इस वर्ड को ध्यान रखना कि भैंस में के बारे में यहाँ पर आप सोचा है। ठीक है, भैंस के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से पाएंगे जो आर्टिफिशियल वेजाइना होता है तो इसका टेम्परेचर कितना होता है। तो यहाँ अगर बात किया भैंस की, ठीक है, भैंस में थोड़ा कम होता है, कितना होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर बात किया भैंस की तो भैंस में जो आर्टिफिशियल वेजाइना का होता है टेम्परेचर ये कितना होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। कितना होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लीजिए कि अगर आपसे पूछता है गाय की, ठीक है, अभी हमने बात की थी भैंस की, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ गाय की जो आर्टिफिशियल वेजाइना होती है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, दोनों को ध्यान से समझना कि अगर बात की है भैंस में तो भैंस में तो हमने अभी बात की थी कितना होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछता है गाय की, तो गाय की कितने होते हैं, जल्दी से बताएंगे। आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर 41 होता है, 39 होता है, 32 होता है, फिर 45 होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है। कि आपसे पूछा जाए गाय के बारे में तो गाय का जो आर्टिफिशियल वेजाइना होता है तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, 41 होता है, 39 होता है, 32 होता है, फिर 45 होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है कि गाय की आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर कितना होता है। तो यार हाँ अगर बात की जाए गाय की तो गाय का तो कितना होता है, सॉरी गाय का नहीं बल्कि भैंस का तो कितना होता है, 39 होता है। लेकिन अगर बात की जाए भैंस की, क्या बोल रहा हूँ सॉरी दोबारा समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सोचते हैं गाय के बारे में। ठीक है, तो गाय के जो आर्टिफिशियल वेजाइना होती है तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो गाय का होता है यार 41। कितना होता है यार, अगर बात की गाय का तो गाय का तो कौन कितना होता है, 41 होता है। और अगर बात की भैंस की तो भैंस का कितना होता है, 39 होता है। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना, भैंस का कितना होता है, 39 होता है। और अगर बात की गाय की तो गाय का कितना होता है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है भैंस के वीर्य के संरक्षण। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझना। यहाँ पर आपसे है कि भैंस के वीर्य का संरक्षण हेतु किसको काम में लिया जाता है, एल्कोहल को लिया जाता है, एसीटोन को लिया जाता है, साइट्रिक अम्ल को लिया जाता है, फिर इन सभी को लिया जाता है। ठीक है, आपको करना है वीर्य का संरक्षण। तो ये किसका काम लोगे आप, किस यानी कौन सा ऐसे केमिकल है, कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जिसका आप प्रयोग करोगे।
जल्दी से पाएंगे, भैंस के वीर्य के संरक्षण हेतु कामिल लिया जाता है, एल्कोहल को लिया जाता है, एसीटोन को लिया जाता है, साइट्रिक अम्ल को लिया जाता है, फिर इन सभी को लिया जाता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर कौन सा है, जल्दी से पाएंगे। तो यार अगर बात की है भैंस के, ठीक है, अगर बात की है भैंस के वीर्य के संरक्षण के बारे में, तो भैंस का जो वीर्य का संरक्षण कैसा है, ये कैसा है, साइट्रिक अम्ल में। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है, जिसने भी सी ऑप्शन किया है तो उसका राइट आंसर, क्योंकि यार अगर बात की जाए भैंस की, तो भैंस का जो वीर्य का संरक्षण कैसा है, ये कैसा है, साइट्रिक अम्ल में। इसमें कैसा है, साइट्रिक अम्ल कैसा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वीर्य संरक्षण हेतु सबसे अच्छा पीएच मान कितना होता है। ठीक है, वीर्य संरक्षण के बारे में पूछा गया है, तो जल्दी से बताएंगे सबसे अच्छा पीएच कौन सा होता है। 6.4 होता है, 7.4 होता है, 7.2 होता है, फिर 6.8 होता है। जल्दी से बताएंगे वीर्य संरक्षण हेतु सबसे अच्छा पीएच मान कितना होता है। 6.4 होता है, 7.4 होता है, 7.2 होता है, फिर 6.8 होता है। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ अगर बात की जाए वीर्य संरक्षण के बारे में, ठीक है, अगर बात की जाए वीर्य संरक्षण हेतु जो उपयुक्त पीएच होता है, ये कितना होता है, ये होता है 6.8। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि अगर बात की यार हम वीर्य संरक्षण के बारे में, तो वीर्य संरक्षण हेतु जो सबसे अच्छा पीएच मान होता है, ये होता है फोर्थ ऑप्शन 6.8%। कितना होता है, 6.8 पीएच मान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन कैसा है, तो उसके बारे में तो दोबारा से देख लीजिए कि कृत्रिम गर्भाधान विधि से पशु के ठहरने की संभावना कितनी होती है, अर्थात वो गर्भ तो हो जाएगा, इसके कितने % चांस है, ये आपसे पूछा गया है कि आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन कैसा है, ठीक है, उससे वो पशु गर्भ धारण कर लेगा, इसके कितने % चांस है, इसके बारे में पूछा गया है। तो जल्दी से पाएंगे कि कृत्रिम गर्भाधान से कितने % चांस होते हैं। 35% होते हैं, 55% होते हैं, 58 से 75% होते हैं, फिर 100% होते हैं। जल्दी से पाएंगे कि राइट आंसर कौन सा होगा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा पशु के ठहरने की संभावना कितने % होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। 35% होती है, 55% होती है, 58 से 75% होती है, फिर 100% होती है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए। तो यहाँ अगर बात की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, ठीक है, अगर बात की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, ये होती है 58 से 75%। कौन सा है राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। क्योंकि अगर बात की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, तो इसके लगभग यहाँ 58 से 75% प्रोबेबिलिटी रहती है, चांस रहते हैं, जिससे क्या होते हैं, पशु ठहर जाए, गर्भ धारण हो जाए। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया रहा, भैंस में दूध देने की संभावित अवधि क्या होती है, सामान्यतः है अवधि क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है जो लैक्टेशन पीरियड होता है, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है, लैक्टेशन पीरियड कितने दिनों का होता है, लैक्टेशन पीरियड कितना होता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, ऑप्शंस को हमेशा ध्यान रखा करो और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आंसर दिया करो, न कि आप कुछ भी मान रहे हो, ये मान रहे हो, वो मान रहे हो, तो ऐसे कभी मत किया करो। ठीक है, कुछ भी आंसर हो सकता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा सकता हूँ। ठीक है, 285 है, ओके, 280 से 285 दिन होता है मान लीजिए, और यहाँ पर आपको मान लीजिए ऑप्शन नहीं दे रखा है ये, ठीक है, और आपको मान लीजिए 290 दे रखा है, तो आप कौन सा राइट आंसर मानोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर बात की मान लीजिए कि 280 से आपको 85 दे रखा है, ठीक है, और राइट आंसर कौन सा होता है, इन दोनों के मध्य ही होता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 290 दे रखा है और 280 भी दे रखा है, ठीक है, 290 भी दे रखा है और 280 भी दे रखा है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि यहाँ अगर बात की इसका राइट आंसर क्या होगा, 280 होगा। क्योंकि इसका एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हो कि क्योंकि ऐसे मान लीजिए आप तो इसको डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ घट सकता है। ठीक है, मान लीजिए वसा के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे फैट के बारे में पूछा है, एक ने कमेंट किया था 5.5, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन था, शायद कमेंट में आया था, लाइव चैट में आया था ये क्वेश्चन, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए 5.5 थी, ठीक है, उस क्वेश्चन में था 5.5 उसकी वसा होती है जर्सी की। ठीक है, जर्सी की गाय में कितनी होती है वसा, ये होती है 5.5, और वहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहे थे 5 और 6 दोनों देखने को मिल रहे थे। तो इसे आप कैसे को सोल्व करोगे, अर्थात राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो यार, हाँ कि 5.5 है, ठीक है, उसमें एग्जैक्ट कितनी होती है, 5.5 होती है। लेकिन अगर बात की इन दोनों में राइट आंसर कौन सा होगा, तो यार इसका राइट आंसर 5 ही होगा। अब क्यों होगा, इसका रीज़न भी समझ लीजिए। क्योंकि यार हाँ फैट घट सकती है लेकिन बढ़ेगी तो नहीं ना, एवरेज बता रखा है उन्होंने। ठीक है, जो भी कलेक्ट आपने पास डाटा है कितना है, 5.5 है, अर्थात ये एग्जैक्ट है, अर्थात जो भी होती है, ठीक है, उसका एवरेज यहाँ पर निकाला गया है। तो क्या होता है,
यानी घट तो सकती है लेकिन बढ़ तो नहीं सकती ना। अगर मान लीजिए आप अच्छा खान पान दे रहे हो तो उसकी जो एवरेज रहने वाली कितनी रहने वाली 5.5% वसा रहने वाली, लेकिन मान लीजिए आप उसमें थोड़ा सा कमी कर देते हो, किसी प्रकार की कोई भी डेफिशिएंसी रह जाती है आपके उसमें खाने पान करने में, तो क्या होता है घट के 5 तो हो सकती है लेकिन 6 थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट 6 तो हो नहीं सकती, आप तो 6 कर दोगे तो फिर 7 भी कर दोगे, तो ऐसा नहीं होता यार। 5.5 का राइट आंसर कौन सा होगा, 5 होगा न कि 6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। तो अब क्वेश्चन पर आ जाइए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भैंस में दूध देने की सामान्यतः अवधि कितनी होती है, तो जल्दी से पाएंगे लैक्टेशन पीरियड कितना होता है। 145 दिन होता है, 175 दिन होता है, 281 दिन होता है, फिर 332 दिन होता है। जल्दी से पाएंगे कि राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ अगर बात की भैंस के बारे में, ठीक है, अगर बात की भैंस के बारे में तो इसकी जो सामान्य जो लैक्टेशन पीरियड होता है ये कितना होता है, 281 दिन है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ अगर बात की ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो राइट आंसर कौन सा होगा, 281 दिन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एंजाइम द्वारा जमाया गया पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है एंजाइम द्वारा जो कोएगुलेटेड होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोएगुलेटेड कौन सा पदार्थ होता है, ये आपसे बताया। जल्दी से बताएंगे एंजाइम द्वारा जो कोएगुलेटेड पदार्थ होता है वो कौन सा होता है। पनीर होता है, दही होता है, चीज़ होता है, फिर छेना होता है। जल्दी से बताएंगे कोएगुलेटेड पदार्थ कौन सा होता है। पनीर होता है, दही होता है, चीज़ होता है, फिर छेना होता है। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए एंजाइम के द्वारा, ठीक है, अगर बात की जाए एंजाइम के द्वारा कोएगुलेटेड पदार्थ तो कौन सा होता है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि अगर बात की जाए एंजाइम के द्वारा कोएगुलेटेड पदार्थ कौन सा होता है, चीज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है दुग्ध वसा का अपेक्षित घनत्व। तो यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे बार बार रिपीट किया जाता है क्योंकि आपको ये परमानेंटली याद हो जाए, क्योंकि यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ वो आपके परमानेंटली याद हो जाए और उसमें आप मिस्टेक नहीं किए हो, इसलिए यहाँ कुछ क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। और ये क्वेश्चन यार हमेशा, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछे आते हैं, इसलिए उनको क्वेश्चंस को लिया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछे वसा का अपेक्षित घनत्व, तो जल्दी से बताएंगे। पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप राइट आंसर बताइए कि दुग्ध वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। 0.85 होता है, 0.93% होता है, 1.03% होता है, फिर 1.05% होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि वसा का अपेक्षित घनत्व है कितना होता है। 0.85% होता है, 0.93% होता है, 1.03% होता है, फिर 1.05% होता है। जल्दी से बताएंगे ये राइट आंसर क्या है, वसा का अपेक्षित घनत्व। तो हमने इस क्वेश्चन को कई बार क्लियर कर रखा है कि अगर आपसे वसा का अपेक्षित घनत्व तो ये कितना होता है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि अगर बात की यार हम वसा का अपेक्षित घनत्व तो ये कितना होता है, 0.93% होता है। कितना होता है, 0.93% होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डबल टोन्ड। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है डबल टोन्ड मिल्क के बारे में। तो डबल टोन्ड जो मिल्क होती है तो इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है। जल्दी से बताएंगे कि डबल टोन्ड मिल्क में वसा की मात्रा जो फैट कंटेंट होता है ये कितना होता है। 0.5% होता है, 1.5% होता है, 3.0% होता है, फिर 1.05% होता है। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है कि डबल टोन्ड जो मिल्क होता है इसमें जो फैट कंटेंट होता है ये कितना होता है। 0.5% होता है, 1.5% होता है, 3% होता है, फिर 1.05% होता है। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन राइट आंसर बताइए है उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात किया है डबल टोन के बारे में तो डबल टोन में जो फैट कंटेंट होता है ये कितना होता है, 1.5% होता है, 1.5% होता है। कितना होता है वसा कंटेंट, ये होता है 1.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पशु में, यहाँ पशुओं में डेगनाला डिजीज होती है, डेगनाला नहीं होती बल्कि ये डेगनाला होता है। तो जल्दी से बताएंगे डेगनाला बीमारी किसकी कमी से होता है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो डेगनाला बीमारी होती है ये किसकी कमी से होती है। सोडियम कमी से, सिलिकॉन की कमी से, सेलेनियम कमी से, फिर मैग्नीशियम कमी से। जल्दी से बताएंगे ये जो डेगनाला बीमारी ये किसकी कमी से होती है। सोडियम कमी से, सिलिकॉन कमी से, सेलेनियम कमी से, फिर मैग्नीशियम कमी से। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है कि डेगनाला बीमारी होती किससे है, सोडियम से, सिलिकॉन से, सेलेनियम से, फिर मैग्नीशियम से। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि पशुओं में डेगनाला बीमारी किसकी कमी से होती है, सोडियम की कमी से, सिलिकॉन कमी से, सेलेनियम कमी से, फिर मैग्नीशियम कमी से। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करें डेगनाला तो ये किससे होती है, थर्ड ऑप्शन सेलेनियम कमी से होती है। किससे होती है यहाँ अगर बात करें डेगनाला तो किससे होती है, सेलेनियम कमी से होती है। किससे होती है, सेलेनियम कमी से होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होता है वेलोइंग किसकी क्रिया होती है। वेलोइंग किसकी क्रिया होती है ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताएंगे वेलोइंग। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वेलोइंग होती क्या है। ठीक है, पहले आप बता दीजिए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। वेलोइंग किससे संबंधित होती है, गाय से होती है, भैंस से होती है, बकरी से होती है, फिर भेड़ से होती है। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है कि वेलोइंग का संबंध किससे होता है, फिर वेलोइंग क्रिया होती क्या है। गाय से होती है, भैंस से होती है, बकरी से होती है, फिर भेड़ से होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। गाय से होती है, भैंस से होती है, बकरी से होती है, फिर भेड़ से होती है। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है।
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोइंग होती क्या है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है वेलोइंग होती क्या है, तो वेलोइंग का डायरेक्ट आप मीन समझ सकते हो। वेलोइंग का मतलब क्या होता है, कीचड़ में नहाना, ठीक है। डायरेक्ट आप मान लीजिए कीचड़ में नहाना, तो ये सबसे ज़्यादा किसे पसंद होता है कि कीचड़ में नहाना, तो कीचड़ में नहाना सबसे ज़्यादा पसंद होता है बफेलो को, अर्थात भैंस से संबंधित होती है। अगर आपसे वेलोइंग क्रिया, तो वेलोइंग क्रिया का संबंध किससे होता है, भैंस से होता है। और अगर बात की वेलोइंग क्रिया होती क्या है, अर्थात कीचड़ में लेटना या फिर नहाना, ठीक है। कीचड़ में नहाना ही क्या कहलाता है, वेलोइंग कहलाता है। और वेलोइंग का संबंध किससे होता है, भैंस से होता है। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, और इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि हमारी जो वीडियो है ये आपको पसंद आ भी रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिसलाइक कर सकते हो, बट आपको रेस्पॉन्स जरूर दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, जिससे कि अदर स्टूडेंट है उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध की कीमत निर्भर करती है, ठीक है। जो उसका रुपए आकलन कैसा है दूध का, तो ये किसके ऊपर करता है। आपने ये देखा होगा यार, हाँ मुख्यतः इसे आप डायरेक्ट समझ सकते हो। या आपने किया होगा कि जब आप दूध बेचने जाते हो, ठीक है, मिल्क देने जाते हो, मान लीजिए डेयरी में जा रहे हो, तो वहाँ पर क्या कैलकुलेट किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। आपको पता है, इसको आपने यूज़ कर रखा है, तो जल्दी से पाएंगे। दूध का जो कीमत है ये किस पर निर्भर करती है, वसा की मात्रा पर निर्भर करती है, प्रोटीन की मात्रा पर निर्भर करती है, और लैक्टोज की मात्रा पर करती है, फिर इन सभी पर करती है। जल्दी से पाएंगे, ये जो दूध की कीमत है ये किस पर निर्भर करती है, वसा की मात्रा पर, प्रोटीन की मात्रा पर, लैक्टोज की मात्रा पर, फिर सभी पर। तो यहाँ अगर आपने देखा होगा, ठीक है, आप कभी भी दूध देने गए होंगे डेयरी में, तो क्या होगा, आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, फैट कंटेंट क्या करते हैं, ठीक है। उसमें कितनी फैट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। उसका जो कीमत है ये निर्भर करती है उसकी फैट कंटेंट पर। कौन सा है आपका राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि यार अगर आप जब भी जाते हो, मान लीजिए अगर किसी दिन आपकी फैट कंटेंट ज़्यादा आ जाती है, किसी दिन कम आ जाती है, तो ये सभी किस पर करता है यार, हाँ ये करता है सभी, कीमत जो निर्भर करती है ये सभी करती है वसा पर। किस पर डिपेंड करती है, वसा आपकी कितनी आ रही, उसी पर आपका जो कीमत है, ये जो मूल्य है ये निर्भर करता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर आपसे विश्व के बारे में पूरे वर्ल्ड में जल्दी से जो हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन है ये किस देश में लिया जाता है, किस कंट्री में लिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लिया जाता है, स्विट्जरलैंड में लिया जाता है, भारत में लिया जाता है, फिर चीन में लिया जाता है। जल्दी से ये राइट आंसर क्या होगा, विश्व में हाईएस्ट जो मिल्क प्रोडक्शन है ये किस कंट्री में लिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लिया जाता है, स्विट्जरलैंड में लिया जाता है, भारत में लिया जाता है, फिर चीन में लिया जाता है। जल्दी से ये राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की है वर्ल्ड में, ठीक है, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट जो मिल्क प्रोडक्शन है ये भारत में ही लिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, फर्स्ट पोजीशन अगर बात करते हैं तो भारत का होता है। लेकिन अगर बात करते हैं सेकंड पोजीशन की, तो सेकंड पोजीशन पर यार यहाँ यूएसए आता है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। लेकिन अगर बात करते हैं थर्ड पोजीशन की, तो थर्ड पोजीशन पर यहाँ चाइना आता है, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, अगर आपसे सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लिया जाता है मिल्क प्रोडक्शन, तो ये किस कंट्री में लिया जाता है, ये लिया जाता है भारत में। कहाँ पर लिया जाता है, यहाँ भारत में लिया जाता है। अगर बात करते हैं सेकंड, और जो सेकंड स्टेज पर आता है, सेकंड जो मिल्क प्रोडक्शन लिया जाता है ये लिया जाता है सबसे ज़्यादा यूएसए में। और अगर बात करें थर्ड पोजीशन पर, तो थर्ड पोजीशन पर कौन आता है, यहाँ चीन लिया जाता है। ओके, चीन में सबसे ज़्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन है ये कौन से स्थान पर, चीन है। चीन है थर्ड स्थान पर, यूएसए है सेकंड स्थान पर, और सबसे ज़्यादा लिया जाता है इंडिया में। ओके, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पोषण के अनुसार अंडा एक अच्छा स्रोत होता है। प्रोटीन का होता है, आयरन और फास्फोरस का होता है, एसेंशियल वसी अम्लों का होता है, फिर इन सभी का होता है। जल्दी से बताएंगे कि पोषण के अनुसार अंडा एक अच्छा स्रोत होता है, किसका सोर्स होता है ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे कि अंडे में क्या क्या पाया है, प्रोटीन पाया है, आयरन और फास्फोरस पाया है, एसेंशियल वसी अम्ल पाया है, फिर सभी पाए हैं। जल्दी से पाएंगे कि अंडा किसका अच्छा स्रोत होता है, प्रोटीन का, आयरन और फास्फोरस का, एसेंशियल वसी अम्लों का, या फिर इन सभी का। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी से पाएंगे पोषण के अनुसार अंडा क्या होता है, अर्थात अंडा किसका एक अच्छा स्रोत बनाता है। तो यहाँ अगर बात की जाए अंडे की, ठीक है, जो एग होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी देखने को मिलती है, आयरन और फास्फोरस का भी होता है, अर्थात अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का भी होता है। अर्थात यहाँ अगर बात की अंडे का, तो इन सभी का, अर्थात राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि अगर बात की अंडे की, तो प्रोटीन भी होता है इसमें, आयरन और फास्फोरस भी होता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब असंतृप्त वसी अम्ल भी पाए हैं। अर्थात यहाँ अगर बात की अंडा का, तो अच्छा स्रोत किसका होता है, प्रोटीन का भी होता है, आयरन फास्फोरस का भी होता है, और अनसैचुरेटेड वसी अम्लों का भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मांस एक अच्छा स्रोत है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है मांस के बारे में, तो जल्दी से आएंगे मांस एक अच्छा स्रोत होता है। प्रोटीन का होता है, लोहे का होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का होता है, फिर इन सभी का होता है। जल्दी से आएंगे कि मांस एक अच्छा स्रोत होता है, प्रोटीन का, लोहे का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, फिर इन सभी का। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है।
तो यहाँ अगर बात की है मास, ठीक है, अगर बात की जाए मास, तो मास किसका एक अच्छा स्रोत होता है, ये होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। किसका होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है भारत के राज्य जिनमें यहाँ गोवध की अनुमति मिली हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे है गोवध की अनुमति, अर्थात गो जो गाय होती है तो उनको मारने की अनुमति किस देश में दी गई, किस स्टेट में दी गई, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से पाएंगे गोवध की अनुमति कहाँ पर दी गई है? तमिलनाडु और कर्नाटक में, केरल और पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या फिर पंजाब या हरियाणा में। जल्दी से पाएंगे गोवध की अनुमति कौन से राज्य में दी गई है? तमिलनाडु, कर्नाटक में, केरल, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या फिर पंजाब में, हरियाणा में। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करें गोवध की अनुमति तो ये दी गई है केरल और पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर दी गई है? यहाँ अगर बात करें गोवध की अनुमति तो ये दी गई है केरल और पश्चिम बंगाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रक्त का लाल रंग। तो ये भी आपने कई बार पढ़ा होगा, कॉमन क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे, गलत आपका नहीं होना चाहिए कि रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, मायोग्लोबिन के कारण, फेरेटिन के कारण, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे रक्त का लाल रंग होता क्यों है? हीमोग्लोबिन के कारण, मायोग्लोबिन के कारण, फेरेटिन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जो ब्लड का लाल रंग होता है, रेड कलर होता है, ये क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपने पढ़ा होगा यहाँ कई बार, क्योंकि अगर बात किया रक्त का लाल रंग तो ये किसको कारण होता है? यहाँ हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यार अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया कि वर्मी कंपोस्ट किससे तैयार किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट किससे तैयार किया जाता है? ठीक है, वर्मी कंपोस्ट आपको बताना है, तो जल्दी से बताएंगे वर्मी कंपोस्ट किससे तैयार किया जाता है? केंचुए से किया जाता है, फीता कर्मी से किया जाता है, गोल कर्मी से किया जाता है, फिर फ्लेट कर्मी से किया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है कि जो वर्मी कंपोस्ट है ये किससे तैयार किया जाता है, किससे प्रिपेयर किया जाता है? केंचुए से, फीता कर्मी से, गोल कर्मी से, या फिर फ्लेट वर्म से। जल्दी से पाएंगे कि राइट आंसर क्या है। जल्दी से पाएंगे ए, बी, सी या फिर डी। यहाँ अगर बात की वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट नाम से वर्मी मतलब यहाँ वर्मी कल्चर क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यार, वर्मी कल्चर होता है एक होता है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, अगर आपसे वर्मी कंपोस्ट तो ये खाद होती है, अर्थात यहाँ केंचुए की खाद को ही वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। अर्थात यहाँ किससे प्राप्त होती है? केंचुए से प्राप्त की जाती है। ठीक है, केंचुए से जो प्राप्त खाद होती है उसी यहाँ वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना है। तो अगर बात की यहाँ किससे तैयार किया जाता है, तो वर्मी कंपोस्ट तो किससे तैयार किया जाता है? केंचुए से तैयार किया जाता है। एक और यहाँ पर आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ वर्मी कल्चर की अगर बात की जाए, ठीक है, वर्मी कल्चर अलग होता है और वर्मी कंपोस्ट अलग होता है। ठीक है, दोनों एक नहीं होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात की वर्मी कल्चर, ठीक है, अगर बात की जाए वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर होता है केंचुए का पालन करना। ठीक है, केंचुए का पालन करना क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। केंचुए का पालन करना क्या कहलाता है? यार वर्मी कल्चर कहलाता है। लेकिन अगर आपसे देखा वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? यार केंचुए से जो प्राप्त है, ठीक है, केंचुए से जो प्राप्त जो खाद होती है उसे बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, दोनों में समझ आ गया। अगर बात यार कल्चर के बारे में, तो वर्मी कल्चर तो क्या होता है? केंचुए का पालन करना होता है। लेकिन अगर बात यहाँ वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? केंचुए से जो प्राप्त जो खाद होती है उसे बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं ऊँट क्या होता है? तो इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो जल्दी से ऊँट क्या होता है? रोमिनेंट होता है, नॉन रोमिनेंट होता है, स्यूडो रोमिनेंट होता है, फिर नन ऑफ दीज होता है। जल्दी से बताएंगे इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे कि ऊँट होता क्या है? रोमिनेंट पशु होता है, नॉन रोमिनेंट पशु होता है, स्यूडो रोमिनेंट होता है, फिर नन ऑफ दीज होता है। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की ऊँट के बारे में, तो आपने पढ़ा हुआ है यहाँ अगर बात की ऊँट की, तो क्या होता है? एक स्यूडो रोमिनेंट एनिमल होता है। क्या होता है? अगर बात की ऊँट की तो क्या होता है? स्यूडो रोमिनेंट होता है। क्या होता है? स्यूडो रोमिनेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कई बार क्लियर कर लिया है। तो जल्दी से आएंगे कि भारत में प्रथम जो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय है ये कहाँ पर खोला गया था? मुंबई में खोला गया था, कोलकाता में खोला गया था, चेन्नई में खोला गया था, फिर बेंगलुरु में खोला गया था। जल्दी से आएंगे प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है कि भारत में प्रथम पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की भारत में जो प्रथम पशु चिकित्सा विज्ञान है ये कहाँ पर खोला गया था? ये खोला गया था कोलकाता में। कहाँ पर खोला गया था? यहाँ अगर बात की प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय की तो ये खोला गया था कोलकाता में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताए किस रोग की अंतिम अवस्था पर, ठीक है, क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आएंगे कि कौन सा ऐसा रोग है जिसके यहाँ अंतिम अवस्था पर क्या होता है? गर्भपात हो जाता है। गर्भपात हो जाता है। ठीक है, यहाँ इस बार को जरूर ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है? अंतिम अवस्था पर क्या होता है? गर्भपात हो जाता है। तो ऐसा कौन सा रोग है? ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से पाएंगे कि ऐसा कौन सा रोग है जिसकी अंतिम अवस्था पर क्या हो जाता है? गर्भपात हो जाता है। टीबी होती है, थानेला होता है, एंथ्रेक्स होता है, फिर ब्रुसेलोसिस होता है। जल्दी से पाएंगे क्या है इसका राइट आंसर। जल्दी से पाएंगे कि यार कौन सा ऐसा रोग है जिसकी अंतिम अवस्था पर गर्भपात हो जाता है? टीबी होती है, थानेला होता है, एंथ्रेक्स होता है, फिर ब्रुसेलोसिस होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है।
ए बी सी, आप रेडी? जल्दी से बताएंगे ऐसा कौन सा रोग है जिसकी अंतिम अवस्था पर गर्भपात हो जाता है। तो यहाँ अगर बात ये अंतिम अवस्था पर गर्भपात, तो ऐसा कौन सा रोग होता है? तो ये होता है ब्रूसेलोसिस। ठीक है, कौन सा रोग होता है जिसकी अंतिम अवस्था पर क्या होता है? गर्भपात हो जाता है। अगर गर्भ मर जाता है तो क्या होता है? गर्भपात। गर्भ का गिरना क्या कहलाता है? गर्भपात कहलाता है। और अगर बात की अंतिम अवस्था पर गर्भपात किस में हो जाता है? तो ये होता है ब्रूसेलोसिस में। किस में होता है? ब्रूसेलोसिस में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस रोग में पशु के सभी प्राकृतिक अंगों से खून बहने लगता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा ऐसा रोग है जिसमें सभी जो प्राकृतिक अंग होते हैं, पशु के जितने भी जो प्राकृतिक अंग होते हैं उनसे क्या होता है? खून बहने लगता है। तो जल्दी से बताएं ऐसा कौन सा रोग है? काला ज्वर होता है, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया होता है, एंथ्रेक्स होता है, फिर टीबी होता है। जल्दी से बताएंगे ऐसा कौन सा रोग है जिसके पशु, यार हाँ, ऐसा कौन सा रोग है जिससे क्या होता है कि पशु के सभी प्राकृतिक अंगों से क्या होता है? ब्लड बहने लगता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है? काला ज्वर होता है, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया होता है, एंथ्रेक्स होता है, फिर टीबी होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है? तो यहाँ अगर बात की ऐसा रोग जिसमें यहाँ सभी प्राकृतिक अंगों से खून बहने लगता है तो वो कौन सा होता है? एंथ्रेक्स होता है। कौन सा होता है? एंथ्रेक्स ही वो रोग होता है जिसमें क्या होता है? सभी प्राकृतिक अंगों से खून बहने लगता है, जिसे यहाँ ओरिफिसेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो प्राकृतिक अंग होते हैं इन्हें बोला जाता है ओरिफिसेस। तो यहाँ अगर बात की सभी जो ओरिफिसेस होते हैं इनसे ब्लड बहने लगता है वो कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? एंथ्रेक्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा स्वतंत्र जीव है? ठीक है, सबसे छोटा के यहाँ पर पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे ऐसा कौन सा रोग है, यानी कौन सा है इनमें से सबसे छोटा स्वतंत्र जीव? माइकोप्लाज्मा होता है, कवक होता है, विषाणु होता है, फिर जीवाणु होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा स्वतंत्र जीव होता है? माइकोप्लाज्मा होता है, कवक होता है, विषाणु होता है, फिर जीवाणु होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है? तो यहाँ अगर बात की सबसे छोटा तो कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। जिसने भी कमेंट किया है ए, उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात किया रहा सबसे छोटा स्वतंत्र जीव तो कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा, फिर जिसे यहाँ फाइटोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है माइकोप्लाज्मा फिर फाइटोप्लाज्मा, दोनों एक ही होते हैं। अगर आपसे सबसे छोटा स्वतंत्र जीव तो माइकोप्लाज्मा फिर फाइटोप्लाज्मा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बर्ड फ्लू होता है। तो ये आपने कई बार पढ़ लिया हो, एक कॉमन क्वेश्चन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जल्दी से बताएंगे कि बर्ड फ्लू किससे होता है? जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है कि बर्ड फ्लू किससे होता है? जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बर्ड फ्लू किससे संबंधित होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बर्ड फ्लू का संबंध किससे होता है? तो किससे होता है? कुक्कुट से होता है, मुर्गियों से होता है। किससे होता है? यहाँ अगर बात की बर्ड फ्लू तो इसका संबंध होता है मुर्गियों से होता है, कुक्कुट से होता है। और सेकंड ऑप्शन अगर बात की यार वायरस कौन सा आता है, यानी कि बर्ड फ्लू किससे होता है? तो यार ये होता है वायरस जनित रोग। क्या होता है? यहाँ वायरस जनित रोग होता है। और अगर बात की किससे होता है तो यार ये होता है मुर्गियों में होता है। किस में होता है? मुर्गियों में होता है। ओके, इसके साथ साथ अगर आपसे पूछता है वायरस कौन सा होता है तो यहाँ एवियन इन्फ्लुएंजा, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है यहाँ एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा यहाँ बर्ड फ्लू रोग होता है, जिसका संबंध किससे होता है? कुक्कुट पालन से होता है। और अगर बात की जाए किससे होता है तो ये होता है एक वायरस से। और कौन सा वायरस होता है? यहाँ एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। ओके, सभी पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर पड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे गाय में निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? यहाँ पर आपसे गाय में निषेचन की क्रिया है ये कहाँ पर संपन्न होती है? ठीक है, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि जो निषेचन क्रिया होती है कहाँ पर संपन्न होती है, कहाँ पर परिपूर्ण होती है? गर्भाशय में, सर्विस में, योनि में, फिर अंडवाहिनी में। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि गाय में निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? गर्भाशय में, सर्विक्स में, योनि में, फिर अंडवाहिनी में। जल्दी से बताएंगे कहाँ पर होते हैं? जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ अगर बात की गाय में, ठीक है, गाय में जो निषेचन क्रिया होती है ये कहाँ पर होती है? ये होती है अंडवाहिनी में। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। यहाँ योनि में नहीं होती बल्कि यहाँ पर होती है अंडवाहिनी में होती है। कहाँ पर होती है? अगर बात की निषेचन की क्रिया तो ये होती है अंडवाहिनी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोच जाए निम्न में से सबसे महीन ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये भी क्वेश्चन हमने कई बार क्लियर कर लिया है। तो जल्दी बताएंगे सबसे जो फाइन क्वालिटी की जो ऊन होती है ये किससे प्राप्त की जाती है? मेरिनो से, रेम्बुलेट से, पोलवर्थ से, या फिर इन सभी से। जल्दी बताएंगे ये सबसे जो फाइन क्वालिटी की, सबसे फाइन या फिर सही सबसे महीन जो क्वालिटी की ऊन है ये किससे प्राप्त की जाती है? मेरिनो से, रेम्बुलेट से, पोलवर्थ से, या फिर इन सभी से। जल्दी बताएंगे कि राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करिए ए, बी, सी या फिर डी। सबसे फाइन क्वालिटी की ऊन किससे प्राप्त की जाए? मेरिनो, रेम्बुलेट, पोलवर्थ या फिर इन सभी से। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है? तो यहाँ अगर बात की वर्ल्ड में, ठीक है, जो पूरे विश्व में जो सबसे महीन जो ऊन प्राप्त की जाती है, सबसे फाइन क्वालिटी की जो ऊन प्राप्त की जाती है ये प्राप्त की जाती है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है मेरिनो से। किससे प्राप्त की जाती है? यहाँ सबसे महीन क्वालिटी की तो क्या है यहाँ? मेरिनो की होती है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित प्रथम इन विट्रो काल
यहाँ पर आपसे यहाँ भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा यहाँ जो प्रथम इनविट्रो काल्व तैयार किया गया था उसका नाम क्या होता है। यहाँ प्रथम इनविट्रो काल्व के बारे में पूछा गया है। तो जल्दी से देंगे, यहाँ इनविट्रो काल्व था यहाँ जिसको यहाँ तैयार किया गया था भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा। तो इसका नाम क्या था, इनविट्रो काल्व का आपको बताना है। ठीक है, प्रथम इनविट्रो काल्व का आपको नाम बताना है। परम होता है, कामधेनु होता है, ब्रह्म होता है, फिर प्रथम होता है। जल्दी से देंगे कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित प्रथम इनविट्रो काल्व का नाम क्या होता है। भरम, परम, कामधेनु, ब्रह्म या फिर प्रथम। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी से बता दीजिए। प्रथम इनविट्रो काल्व कौन था, परम था, कामधेनु थी, ब्रह्म था या फिर प्रथम था। जल्दी से आएंगे राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ अगर बात की भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इससे भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ओके, तो ये जो प्रथम इनविट्रो काल्व था तो ये था यहाँ प्रथम, इसका नाम ही यहाँ प्रथम ही था। ठीक है, इसका नाम क्या था, प्रथम ही था। और ये क्या था, प्रथम इनविट्रो काल्व था। क्या था यहाँ, प्रथम इनविट्रो काल्व। तो इसका नाम भी क्या था, प्रथम ही था। इसका नाम क्या रखा गया था, प्रथम ही रखा गया था। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा इसका वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट नंबर दोस्तों, जब तक लीजिए बाय बाय, टेक केयर।